है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मैं फाइनेंस सेक्टर से दो कंपनी को उठाऊंगा एज अ केस स्टडी, और हम देखेंगे कि मार्केट की कैसे फॉरवर्ड लुकिंग मशीन है मार्केट। मतलब क्यों बोला जाता है कि मार्केट इज़ ए डिस्काउंटिंग मशीन। मतलब अगर अगर कोई कंपनी बहुत चीप मिल रही है, उसकी बहुत सस्ते दामों में मिल रही है, उसकी वैल्यूएशंस बहुत चीप है, उसके बाद भी मार्केट उसको रिवॉर्ड नहीं करता, तो इसका क्या रीज़न है? क्या रीज़न हो सकता है? सिंपल, आप गैस, प्लीज़ आप भी गैस कर सकते हैं एकदम। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स करके भी आप लिख के बता सकते हैं क्यों, क्या फैक्टर वो मिस करते हैं हम। देखो मेनली क्या होता है, ग्रोथ को हम भूल जाते हैं, जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है मतलब पैसा कमाने का, कि भाई वो प्रॉफिटेबिलिटी है और बिजनेस परफॉर्मेंस है। बिजनेस ग्रोथ आएगी और हम शेयर होल्डर्स हैं, और शेयर होल्डर्स का अल्टीमेट एम क्या है? पैसा कमाना, सिंपल। तो अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रहेगी तो ऑब्वियस है वो शेयर चलेगा नहीं, अगर वैल्यूएशन वाइज भी अगर बहुत चीप ही क्यों ना हो। तो इसीलिए हम वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिंपल से फाइनेंस कंपनी से दो कंपनी को उठाता हूँ। और वीडियो मतलब कंपनी का नाम लेने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ कि इसमें जो भी कंपनी का मैं नाम लूँगा, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स देखिए, एस बी एफ सी के रिज़ल्ट आए, ठीक है। सबसे पहले एस बी एफ सी जो है वो काफ़ी क्वार्टर से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ठीक है। मैं आपको अभी के नंबर दिखा देता हूँ, फिर पास्ट भी इसके डाटा दिखा देता हूँ। देखो, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट में 28% की ग्रोथ आई, ठीक है। और ग्रॉस एन पी ए में थोड़ी सी मतलब 0.3% के आसपास, मतलब 31 बेसिस पॉइंट का जंप आया। और प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखोगे तो 29% से ग्रोथ आई प्रॉफिटेबिलिटी की, ठीक है। और आर का नंबर भी जो है वो भी बहुत अच्छा, मतलब देखेंगे तो उसका डायरेक्शन वाइज बहुत ऊपर की ओर जा रहा है, 13% के आसपास है, 1.24% से बढ़ा है। और आर का नंबर लगभग -4 बेसिस पॉइंट, मतलब आप लगभग एक कांस्टेंट ही है, -4 मतलब 0.04 के आसपास। तो दैट्स नॉट अ बिग कंसर्न। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसका। देखो छोटा सा मैं ब्रीफ में बता दूं इसका बिजनेस मॉडल। सॉरी, जस्ट 1 सेकेंड। इसका फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो कंपनी है ज़्यादातर एमएसएमई लोन में ही फोकस करती है। और इसका जो टिकट साइज़ है वो लगभग 5 लाख से 30 लाख के बीच में ही, मतलब ये लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये बहुत बड़े ह्यूज मार्केट को कैटर कर रही है। मतलब एस बी एफ सी का जो टारगेट ऑडियंस है, जो जिसमें फोकस करती है, ये सेगमेंट लगभग 24% से ग्रो कर रहा है। मतलब जो कस्टमर्स बोरोइंग 5 लाख टू 30 लाख, 24% से सी ए जी आर ग्रो कर रहा है दिस सेगमेंट, एम एस एम ई वाला, ठीक है। और पूरा ऑलमोस्ट इसका जो लोन बुक है वो पूरा सिक्योर्ड ही है, सिक्योर्ड लोन बुक है, ये सिक्योर्ड एम एस एम ई लेंडर है। और जैसे इन्होंने पास्ट में, मैं आपको बता रहा था कि इसके पास्ट जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, इनका जो पास्ट का आप क्वार्टर देखोगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करोगे, तो इनका गाइडेंस रहता है 5 to 7%, 6 to 8% के आसपास। और वैसे ही परफॉर्म किया है इन्होंने पिछले 8 to 10 क्वार्टर से। आप देखोगे रिजल्ट तो, मतलब देखो, जून 22 से कंपेयर करें 23 का, तो 160 से 230। फिर सितंबर 220 से अपन कंपेयर करें तो 246 फ्रॉम 176। उसके बाद 189 से दिसंबर क्वार्टर में 264। उसके बाद अभी 24 का डाटा हम कंपेयर करें तो देखो, इसका जून में 230 था और 300 के आसपास हो गया सर। फिर 250 था, 300 हो गया। और रिसेंट में भी 361 फ्रॉम 279 करोड़। मतलब ये इस पेस से ये ग्रो कर रहा है। और आप देखोगे कि कंपनी के जो, मतलब FY25 का मैं और डिटेल में नंबर बता देता हूँ आपको। इसको ऑपरेटिंग लीवरेज भी मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जो रैपिडली जो ब्रांच एक्सपेंशन की थी, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंशन जो भी इन्होंने किया था,
उसके बाद काफ़ी सारी ब्रांचेस ब्रेक इवन पॉइंट में आ गई हैं। और मतलब जैसे जैसे हम कोई शॉप ओपन करते हैं अपन, ठीक है, उसका शुरू में रेवेन्यू रहता है 100 रुपये, शुरू में एक आध साल अगर वो मतलब खर्चे ही बस निकालते हैं, खर्चे भी नहीं निकल पाते कई बार तो। उसके बाद जब सब जानने लगते हैं कि हाँ भाई आसपास शॉप है, फिर रेवेन्यू बढ़ती है, तो हमको क्या ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा भी बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे फिक्स्ड हो जाते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो आप इसमें भी देखोगे इसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, मतलब पैट ईयर ऑन ईयर 46% से ग्रोथ आई है। AUM जबकि हम देखें हमने +28% से ग्रोथ आई है AUM में, और प्रॉफिटेबिलिटी में 46%। ठीक है, एसेट क्वालिटी मतलब लगभग ग्रॉस ग्रॉस NPA 2.74% आया, मतलब 0.3% से बढ़ा है, तो उतना कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। आप देखोगे तो एसेट क्वालिटी इतनी ज़्यादा कोई ऐसा वर्सन नहीं हो गई है। उसके बाद हम कलेक्शन इफ़िशेंसीज़ का डाटा देखेंगे। अभी इनका जैसे क्या है, पूरा माहौल अभी MFI वाला जो सेक्टर था, माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेक्टर था, उसके कारण आप देखे हो कि सब जगह माहौल ऐसा बना था कि फाइनेंस सेक्टर, मतलब कई लोगों ने तो अपना नाम भी चेंज किया कि हम माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनी से डील नहीं, मतलब माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग नहीं करते, हम वाली कंपनी नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने नाम वाम भी चेंज किया, माहौल इतना बुरा हो गया था। तो ये पूरा पूरा जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर्ड MSME लेंडर है। ठीक है, अब जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, मैं कलेक्शन इफ़िशेंसी मतलब आपको दिखाना चाह रहा था कि कलेक्शन इफ़िशेंसी में भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और कलेक्शन इफ़िशेंसी भी कंपनी का मतलब जैसे बाकी जितने लास्ट टाइम हमने वीडियो में कवर किया था स्मॉल फाइनेंस बैंक में, उसमें भी कलेक्शन इफ़िशेंसी का इम्प्रूवमेंट दिखा। माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में जो इतना वर्सन था, वो भी सब कंपनियां बोल रही हैं कि लगभग बॉटम आउट हो रहा है, मतलब आगे जो हमको दिख रहा है सिचुएशन अच्छी होते हुए दिख रही है हमको। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ सॉरी, ये कलेक्शन देखिए, इन हाउस ग्राउंड 98% लगभग मतलब कलेक्शन रहा इसका 98%, तो बहुत एक अच्छा वो रहा। और इन्होंने कॉन कॉल में जैसा पास्ट में इन्होंने गाइड किया कि हम जिस मतलब 5 to 7% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर हम ये साल भी ग्रो करेंगे, जैसा पास्ट में इन्होंने 6 to 8 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस दी है। कॉन कॉल का इनका मेजरली यही था। अब देखो, मतलब कॉन कॉल में जो गाइडेंस था, अब देखो फ्रेंड्स, हम एक कंपनी को और लेंगे यूग्रो कैपिटल के नाम से। यूग्रो कैपिटल का भी नंबर आ गया है, और यूग्रो कैपिटल का एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको PPT, नंबर्स क्लियर हो जाएंगे आपको। इसका भी थोड़ा सा बिजनेस मॉडल बता देता हूँ। ये भी देखो MSME लेंडर है, लेकिन इसका जो 30% के आसपास जो लोन बुक है वो अनसिक्योर्ड लोन से आता है। ठीक है, और ये शिफ्ट भी कर रही है, ये बोल रही है कि लगभग लगभग हम पूरा शिफ्ट करने वाले हैं, मतलब पूरा हम सिक्योर्ड लोन बुक में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, वो मैं कॉन कॉल हाइलाइट्स में अभी आपको बताता हूँ डिटेल में, फिर एक पीयर टू पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। देखो दोनों MSME वाले सेगमेंट में ही काम करते हैं। अब इनका AUM का जो ग्रोथ आया, इसमें 33% की जंप आई। ठीक है, नेट डिसबर्समेंट जो है 57% की जंप आई। उसके बाद पैट इनके नंबर्स 24% से ग्रोथ आई। देखो अभी 33% AUM से ग्रोथ आई, और 24% पैट में ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी में, मतलब डीलेवरेजिंग हुई है, क्योंकि कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रही है। देखो इसके जो एक्सपेंशन है आप देखोगे तो इसके ब्रांचेस वगैरह हैं, ये लगभग लगभग ब्रांचेस का भी इनका डाटा दिया हुआ था यहाँ पे। इन्होंने देखो नंबर ऑफ ब्रांचेस जो हैं, जो एमर्जिंग मार्केट वाला इनका एक प्रोडक्ट है। पहले ये माइक्रो लैब के नाम से जाना जाता था। देखो मैं आपको बताया ना कि माइक्रो लैब मतलब लोग इतना दहशत में थे कि माइक्रो फाइनेंस वाले से, कि इतनी नेगेटिविटी थी, मतलब ऐसा परसेप्शन बना लिए थे कि माइक्रो फाइनेंस से तो मतलब सब डूबने वाले हैं। तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम ही चेंज कर दिया था, जबकि वो ये सेक्योर्ड
प्रोडक्ट है ये इनका इमर्जिंग मार्केट जो है, इसमें इन्होंने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। मतलब लास्ट ईयर 127 ब्रांचेस थे जो अभी 212 ब्रांचेस हो गए, 67% से ग्रोथ आई है ब्रांचेस की। उसके बाद AUM में भी आप देखो 127% का, मतलब लगभग डबल हुआ है इस प्रोडक्ट में। और ये इतना क्यों फोकस कर रही है, क्योंकि इसका जो यील्ड है, इसका यील्ड बहुत मतलब 19% का यील्ड है। तो कंपनी बहुत एग्रेसिव है इस प्रोडक्ट में, बहुत एग्रेसिवली बढ़ रही है, एक्सपेंशन कर रही है, ब्रांच एक्सपेंशन कर रही है। तो अल्टीमेटली मैं वही बताना चाह रहा था कि इसके पैट नंबर मतलब कम क्यों आया, जितना रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उतना पैट क्यों नहीं ग्रोथ हुई, क्योंकि बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट और स्टार्टिंग में कॉस्ट अपफ्रंट लेने पड़ते हैं हमको। इसी वजह से डीलेवरेजिंग हम अपने को दिखने को मिल रही है। जब तक एक ठीक ठाक स्टेज में आ जाए, ब्रेक इवन हो जाए हर सब ब्रांचेज इसकी। अब देखो इसका हम कुछ की मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। एसेट ग्रोथ तो मैंने बता दिया। एसेट क्वालिटी इनका 2.3% रहा, जो लास्ट टाइम 2% मतलब 0.3% से इसकी भी एसेट क्वालिटी वर्सन हुई है। और नेट NPA भी मतलब 1.6% अभी आए हैं, जो लास्ट ईयर 1.1% थे। अब इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी 95% है, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको SBFC जो है वो लगभग सिक्योर्ड लोन बुक में ही डील करती है ये, लेकिन इसका 30% जो पार्ट है लगभग वो अनसिक्योर्ड लोन से आता है। तो 95% कलेक्शन इफिशिएंसी इसकी थोड़ी कम रही। वो MFI में जो पूरा प्रॉब्लम चल रहा था अभी माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर में, माइक्रो मतलब उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोन लेते हैं उसके बदले हम कोलेटरल नहीं देता सामने वाला, मतलब कोई भी चीज़ मॉर्गेज नहीं रखा था, चाहे अपने गोल्ड चाहे प्रॉपर्टी। तो उसमें वसूली करने में ऑब्वियस है, वो तो भाई अगर कुछ हमारा फंसा न रहे तो वसूली करने में ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ है। आप भी फील कर पा रहे हो इसको, अगर आप बिजनेस वगैरह रन करते हो तो किसी को उधारी दे दिए, फिर वसूली करने में कितनी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब वो पैसा कब कब रिटर्न आएगा कोई नहीं बता सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स भी हैं फाइनेंस के, जो हमको बारीकियों से समझने हैं फाइनेंस वाले सेक्टर में। अब देखो इनका जो है ये इमर्जिंग मार्केट वाला ये था। फिर मैं इनके कुछ कॉन कॉल के हाईलाइट बताता हूँ आपको। जैसे क्या है इनका था, मतलब फोकस यही है कि जो इमर्जिंग मार्केट वाले जो प्रोडक्ट है उसकी ये नंबर ऑफ ब्रांचेस 200 से सीधा सीधा 400 करना चाह रहे हैं ये, है ना, इनका कॉन कॉल में बताया था। और देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जस्ट AI का यूज़ किया था कॉन कॉल से नॉर्मल समरी निकालने के लिए, वेरी यूज़फुल टूल। देखो ग्रोथ गाइडेंस इनका ये रहा, लगभग जैसे टोटल डिसबर्समेंट में 30% का ग्रोथ आया। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग मतलब 400 ब्रांचेस टारगेट कर रही हैं 200 से सीधा सीधा FY26 में। ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट का इन्होंने डाटा दिया है कि कौन कौन सा सेगमेंट को कितने % से ये ग्रोथ करेंगे। और इन्होंने बोला कि जो अनसिक्योर्ड वाला मतलब जो 30% वाला जो पार्ट है उसको ये 30% से डी ग्रोथ करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं लुकिंग अहेड द कंपनी हैज स्टेटेड अ गोल ऑफ रीचिंग टू 20,000 करोड़ AUM बाय FY26। ठीक है, एमर्जिंग मार्केट वाला पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन जो अभी 22% है। देखो यहाँ मैं आपको प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ। अभी ये लास्ट ईयर ये था 13% कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो अभी ये 22% करेगा। उसके बाद अब ये बोल रहे हैं आने वाले समय में एक FY26 के एंड में मतलब 30 to 35% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करेगा पूरे AUM का। और ये अलग अलग प्रोडक्ट का इन्होंने गाइडेंस दी है कि 20% से ये ग्रोथ होगी प्राइम इंटरमीडिएट वाला, और ये जैसे मैंने बताया अनसिक्योर्ड जो बिजनेस लोन है उसको 30% से ये रिड्यूस करना चाहती है। तो ओवरऑल जो जैसा कंपनी का था मतलब 30% के आसपास ग्रोथ आनी चाहिए लगभग इसके भी AUM में। तो देखो अब फ्रेंड्स हम यही बात चल रही थी कि अब मेन जो है हम देखेंगे कि कैसे दोनों कंपनी को हम आपस में लें और कंपेयर करें। होता क्या है कि देखो यहाँ पे SBFC जो है उसका प्राइस टू बुक मतलब आप देखोगे 3.5 के आसपास है। ठीक है, और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है अभी तक, जैसा मतलब इनके जो MD है असीम ध्रुव, मतलब वो बहुत ही
मतलब इतने इंटेलिजेंट और क्या मतलब उनकी तारीफ सब कम है, जो एच को बहुत साल चला भी चुके हैं। तो वो जो गाइडेंस देते हैं मतलब, और गाइडेंस से एक भी बार उनका फेलियर नहीं हुआ है, मतलब सीधा सीधा। तो अभी भी 5 to 7% से ग्रोथ करेंगे उनका कहना है, ठीक है। तो मतलब 30% के आसपास, आखिर पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, कई बार इन्होंने 35% से भी ग्रो किया है। और यूग्रो की बात की जाए तो मतलब यूग्रो कैपिटल भी लगभग 30% के आसपास ग्रोथ करेगा, लेकिन इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज वाली बात है, कि वो डायरेक्शनली हमको फॉरवर्ड देखा जाए तो वो क्लियर नहीं है हमको कि ये कब प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है भाई, ये प्राइस टू बुक में 0.8 के आसपास मिल रहा है, वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप है ना। लेकिन क्यों मार्केट इसको रिवॉर्ड नहीं कर पा रहा है? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की एक, एक क्या है कि मतलब डायरेक्शनली बिजनेस कहाँ जा रहा है, कैसा प्रॉफिट दे सकता है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि अभी एक्सपेंशन हो रहा है और एकदम डिलीवरेजिंग हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी पे भी अभी अनसर्टेनिटी है। और दूसरा, हाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा था कि जो तमिलनाडु वाला जो इनका इसमें तमिलनाडु के काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं, मेरे ख्याल से 40-50 ब्रांचेस हैं। तो जो कर्नाटका वाला जो अभी ऑर्डिनेंस आया कि भाई आप मतलब पैसा वसूली करते समय कि आप मतलब एग्रेसिव नहीं हो सकते, तो तमिलनाडु भी अगर ऐसा ही ऑर्डिनेंस ले आती है तो इनका तो फिर और मार पड़ेगी कलेक्शन में, ठीक है। तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है, क्लियरिटी नहीं है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई ने जो सब नियम लाए थे कि एनबीएफसी में कंट्रोल किया था, कैपिटल आप इतना ही डिसबर्स कर सकते हो, पर कस्टमर भी इतना दे सकते हो। दूसरा, कुछ गोल्ड लोन वाले, जो आईएफएल के गोल्ड लोन वाले को भी बैन किया था, बहुत सारे अभी लाए थे इन्होंने, आरबीआई ने। वो थोड़ा सा एक माहौल सुधरता दिख रहा है, और इंटरेस्ट रेट में भी कट हुआ है, तो सभी जगह फाइनेंशियल्स में एक मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है। उसके बाद भी देखो, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि वैल्यू एंड ग्रोथ हमको दोनों पे फोकस करना है भाई। एक एक तरफ यहाँ एस बी एफ सी है ना। तो जहाँ पे ग्रोथ भी है, ग्रोथ हमको मतलब पास्ट जैसे हमने मैनेजमेंट को देखा है तो एकदम वॉक द टॉक है मैनेजमेंट। और वॉक द टॉक होने के साथ साथ मतलब ये गाइड भी कर रही है कि 30% के आसपास ये ग्रोथ करेंगी। तो मतलब थोड़ी सी जो क्लियरिटी है मतलब डायरेक्शनली कि हाँ, ऑब्वियस है कंपेयर आप करोगे तो। और यूग्रो में जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी के इश्यूज अभी हैं, और वो आरओई का उन्होंने गाइडेंस दिया था लास्ट पहले भी कि 2% क्या 4% हम लेके जाएंगे, लेकिन अभी तक 2% ही है लगभग, क्योंकि बहुत इश्यूज वगैरह चल रहे थे। अब वो फिर बोल रहे हैं कि 1.5 साल में लगभग लगभग 4% टच करेंगे प्रॉफिटेब आरओए का नंबर को। तो फ्रेंड्स, ये है मतलब पीयर टू पीयर कंपैरिजन हम ऐसे कर सकते हैं कि आप वैल्यूएशन वाइज तो ठीक है, वो तो ऑब्वियस है, हमको ऐसी कंपनी देखनी है जो वैल्यूएशन वाइज अभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे ना हो, लेकिन हमको ग्रोथ को नज़रअंदाज नहीं करना है। नेवर फॉरगेट ग्रोथ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं मैंने इस प्राइस में इसमें लगाया, इस शेयर में लगाया, लेकिन मेरा पैसा नहीं बन पाया। तो रीज़न यही है कि आप वैल्यू ट्रैप में फंस रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर है केस स्टडी। इसमें किसी भी टाइप का आप बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसी तरीके के वैल्यूएबल वीडियो से हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।